Hello students, this is your chapter number 3 of civics. The title of your chapter is government. तो गवर्नमेंट के बारे में स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले कुछ वर्ड्स देखते हैं हम यहाँ पे, और ये वर्ड्स इंडिया के अंदर एक बहुत ही बड़ी शख्सियत के हैं। ये वर्ड्स हैं आर के लक्ष्मण के। आर के लक्ष्मण इंडिया का बहुत ही बड़ा कार्टूनिस्ट रहा है। मीन्स ये आदमी कार्टून बनाता है। तो कार्टूनिस्ट के बारे में क्या कह रहा है? ए कार्टूनिस्ट बिजनेस इन डेमोक्रेसी इज टू एक्सरसाइज हिज राइट टू क्रिटिसाइज, रिडिक्यूल, फाइंड फॉल्ट विद पॉलिटिकल लीडर्स थ्रू कार्टून्स। तो आर के लक्ष्मण ये बोलते हैं कि एक जो कार्टूनिस्ट होता है डेमोक्रेसी के अंदर, उसके पास में राइट होते हैं, अधिकार होते हैं किन चीजों के कि वो क्रिटिसाइज कर सकता है, किसी की आलोचना कर सकता है, रिडिक्यूल कर सकता है। रिडिक्यूल का मतलब हो गया किसी का उपहास कर सकता है या किसी का वो मजाक उड़ा सकता है, और किसी भी आदमी में वो फॉल्ट निकाल सकता है। ये चीज बोल रहे हैं आर के लक्ष्मण। पॉलिटिकल लीडर्स के फॉल्ट भी वो निकाल सकता है कार्टून्स के थ्रू। तो ये आर के लक्ष्मण बोल रहे हैं। अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के बारे में। तो गवर्नमेंट के क्या क्या काम होते हैं एक डेमोक्रेसी में। तो चैप्टर का जो असली टाइटल है वो आपकी यूनिट थी, लेकिन यहां पे आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। आपके चैप्टर का नेम है व्हाट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? तो यहां से हम स्टडी करते हैं कि गवर्नमेंट क्या है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द वर्ड गवर्नमेंट। आपने वर्ड गवर्नमेंट के बारे में सुना होगा। तो मेंशन सेवरल टाइम्स, कई बार मेंशन होता है गवर्नमेंट वर्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में यू विल लर्न अबाउट व्हाट ए गवर्नमेंट इज, कि गवर्नमेंट क्या है, एंड द इम्पोर्टेंट रोल इट प्लेज इन आवर लाइफ्स, और गवर्नमेंट हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। व्हाट डू गवर्नमेंट डू, व्हाट डू गवर्नमेंट्स डू, गवर्नमेंट करती क्या है। हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, और गवर्नमेंट ये डिसाइड कैसे करती है कि व्हाट टू डू, कि करना क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मोनार्कीज, मोनार्की क्या होती है? जिसमें मोनार्क रूल करता है। मोनार्क कौन होता है? किंग। तो जिस टाइप की गवर्नमेंट में मोनार्क रूल करता है, जिस गवर्नमेंट में मोनार्क का रूल होता है, किंग का रूल होता है, उस गवर्नमेंट को हम बोलेंगे मोनार्की। मोनार्की क्या होता है? राजतंत्र, जिसमें राजा का या किंग का रूल होता है। और इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी के बारे में भी स्टडी करेंगे। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जो पीपल का रूल होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स डेमोक्रेसी हमारी कंट्री के अंदर भी डेमोक्रेसी है। तो अभी हम स्टडी करते हैं आगे चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर में देखिए बहुत से यहां पे दे रखे हैं, ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग दे रखी है, कुछ हेडलाइंस दे रखी हैं। इन हेडलाइंस में कई बार गवर्नमेंट वर्ड आया है। जैसे गवर्नमेंट साउथ टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। साउथ का मीनिंग होता है कोशिश करना। गवर्नमेंट ने कोशिश की है। किस चीज की कोशिश की है? गवर्नमेंट ने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर वो होते हैं स्टूडेंट्स जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। और आपको पता है जो भी आदमी प्राइवेट सेक्टर में काम करता है उसके पास में ज्यादा राइट नहीं होते, ज्यादा अधिकार नहीं होते। तो स्टूडेंट्स यहां पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस चीज का साउट कर रही है, कोशिश कर रही है? गवर्नमेंट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रही है। तो क्या वर्ड आया? गवर्नमेंट। उसके बाद में डिटेल्ड प्लान टू टैकल फ्लड सून से द गवर्नमेंट। अगली बार फिर किया वर्ड अगली कटिंग में गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट ने फ्लड की सिचुएशन से टैकल करने के लिए, कहीं पे बाढ़ आ गई थी, फ्लड आ गई थी, तो उस सिचुएशन से मुकाबला करने के लिए गवर्नमेंट ने प्लान डिटेल्ड किया है, मीन डिटेल में प्लान बनाए हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट फिक्स प्राइसेस ऑफ अनियंस। गवर्नमेंट ने अनियंस की मीन्स प्याज के दाम फिक्स कर दिए हैं। से नो शॉर्टेज इन द मार्केट, और गवर्नमेंट ने कहा कि मार्केट के अंदर प्याज की शॉर्टेज नहीं होगी, कमी नहीं होगी। क्योंकि जब मार्केट में प्याज की शॉर्टेज हो जाती है, कमी हो जाती है, तो प्याज के दाम बढ़ जाते हैं। क्योंकि जिस भी चीज की शॉर्टेज हो जाएगी तो उसके दाम तो बढ़ जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया प्याज के बढ़े हुए दामों में। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट आया, यहाँ पे भी गवर्नमेंट आया, यहाँ पे भी गवर्नमेंट वर्ड आया।
सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जजेस। सुप्रीम कोर्ट में है ना आपके 5 जजेस और हो सकते हैं ज्यादा, ये किसने कही है बात? आपके गवर्नमेंट ने। तो अब फिर दोबारा से क्या वर्ड आया? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फॉर रिवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर। तो गवर्नमेंट है ना आपके कोल और पावर सेक्टर को रिवैम्प करने का मीन्स उसको पुनरुद्धार करने का क्या कर रही है? कोशिश कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई बार गवर्नमेंट वर्ड आया है। सुधार करना है आपके, पुनरुद्धार करना, तो गवर्नमेंट वर्ड आया है यहाँ पे कई बार। तो हर जो न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिखाई दे रही है, हर न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर गवर्नमेंट वर्ड आया है। अवर 15,000 विलेजेस डिक्लेयर्ड स्कार्सिटी हिट बाय द गवर्नमेंट। मीन्स स्कार्सिटी क्या होता है? किसी चीज की आपके दुर्लभता या कमी होना। कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो विलेज के अंदर किसी ना किसी चीज की कमी पड़ गई, तो 15,000 विलेजेस का गवर्नमेंट ने नाम लिया है। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। एवरी कंट्री नीड्स ए गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग डन। प्रत्येक कंट्री को डिसीजन लेने के लिए और गेट थिंग डन, चीजों को करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? चीजों को करने के लिए गवर्नमेंट की जरूरत होती है। दीज कैन बी डिसीजंस, ये गवर्नमेंट के डिसीजन हो सकते हैं। अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड, तो गवर्नमेंट क्या क्या डिसीजन ले सकती है कि रोड कहाँ पे बनाए जाएंगे, स्कूल कहाँ पे बनाए जाएंगे। उसके साथ साथ है ना आपके अनियन के प्राइस कैसे कम किए जाएंगे। जब अनियन आपके मीन्स एक्सपेंसिव हो जाता है, एक्सपेंसिव मीन महंगा हो जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट कौन से वेज या तरीके अपना सकती है। तो गवर्नमेंट बहुत काम करती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मैनी सोशल इश्यू, और गवर्नमेंट अनेक प्रकार के सोशल इश्यूज के ऊपर भी एक्शन लेती है। मीन्स जो अनेक प्रकार के सामाजिक मुद्दे हैं उनके ऊपर भी गवर्नमेंट एक्शन लेती है। जैसे गवर्नमेंट अनेक प्रकार के प्रोग्राम लॉन्च करती है, गवर्नमेंट के पास सेवरल क्या होता है? अनेक प्रोग्राम होते हैं पुअर पीपल की हेल्प करने के लिए। इट डज अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, गवर्नमेंट दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें भी करती है, जैसे पोस्टल और रेलवे सर्विसेज भी चलाती है। पोस्टल सर्विस कौन सी होगी स्टूडेंट्स? जो पोस्ट ऑफिस होते हैं ना, हमारे डाकखाने होते हैं, तो वो भी गवर्नमेंट ही चलाती है। तो गवर्नमेंट बहुत चीजें करती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्री ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज। तो गवर्नमेंट के पास में और भी बहुत से, गवर्नमेंट की और क्या जॉब होती है? जॉब मीन और क्या काम होता है गवर्नमेंट का? मीन्स वो कंट्री की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करती है। जैसे अभी हमारा चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा था लद्दाख के अंदर, गलवान घाटी में, गलवान वैली के अंदर, तो गवर्नमेंट ने है ना आपके सेना को तैनात कर दिया वहां पे, और काफी दिनों तक वो डिस्प्यूट चल रहा, अभी भी सही तरीके से नहीं निपटा है, हालांकि काफी हद तक निपट चुका है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम बाउंड्री जो हमारी देश की सीमा के अंदर कोई हमारी एक इंच जमीन भी नहीं ले सकता। तो गवर्नमेंट साथ में आई, नरेंद्र मोदी जी लद्दाख के अंदर गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट है ना दूसरी कंट्रीज के साथ पीसफुल रिलेशन, शांतिपूर्ण संबंध बनाने में भी बिलीव करती है। तो गवर्नमेंट और किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? एंश्योरिंग दैट कि गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करती है कि इसके जितने भी सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनके पास खाने के लिए इनफ हो, इनफ मीन खाने के लिए पर्याप्त भोजन हो। इसके साथ साथ है ना सभी सिटीजन्स के पास में अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज हो, ये भी गवर्नमेंट वो करती है। जब कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाती है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड आ गया, तो गवर्नमेंट है ना आपके मुख्य रूप से ऑर्गेनाइज करती है एड, मीन्स गवर्नमेंट आपके सहायता प्रदान करती है। एड क्या होता है? हेल्प बेटा। उसके साथ साथ असिस्टेंट का मीनिंग भी एड ही होता है, हेल्प होता है। अफेक्टेड पीपल मीन्स जो लोग सुनामी से, अर्थक्वेक से, भूकंप से और सुनामी से, किसी भी नेचुरल डिजास्टर या प्राकृतिक आपदा से अफेक्ट होते हैं, तो गवर्नमेंट उनके लिए एड और असिस्टेंट देती है, मीन्स आपके हेल्प करती है। इफ देयर इज ए डिस्प्यूट और समवन हैज कमिटेड ए क्राइम, यदि कहीं पे कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई क्राइम कर देता है, तो उसके अंदर भी आपके गवर्नमेंट ने उसके लिए भी कोर्ट बना रखा है। परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट्स मैनेज टू ऑल दिस। तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा वंडरिंग हो गई, मीन्स आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि गवर्नमेंट इतनी चीजों को कैसे मैनेज करती है, गवर्नमेंट इतनी चीजों को किस तरीके से आपके प्रबंधन करती है, संभालती कैसे है इतनी चीजों को। एंड व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर देम, और गवर्नमेंट के लिए नेसेसरी क्यों है टू डू सो, ऐसा करना, इतनी चीजों को हैंडल करना, मैनेज करना गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। व्हेन ह्यूमन बीइंग लाइव एंड वर्क टुगेदर, जब ह्यूमन बीइंग रहते हैं और साथ में काम करते हैं, देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ह्यूमन बीइंग अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, सो दैट डिसीजन कैन बी मेड, ताकि वो डिसीजन ले सके। मीन्स ह्यूमन बीइंग जब साथ में काम करते हैं, रहते हैं, तो वो अपने अपने क्या बनाते हैं, अलग संगठन बनाते हैं, अपने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। जैसे
कुछ लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, उनका एक अलग ऑर्गेनाइजेशन होता है। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल बनाती है जो सभी लोगों पे अप्लाई होते हैं, सभी लोगों पे लागू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, देयर इज ए नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, किस तरीके से सभी के ऊपर एक जैसे रूल अप्लाई करती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज को समझते हैं। गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट को रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की जरूरत होती है, क्योंकि कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। अगर वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होंगे रिसोर्सेज, तो लोग उनका मिसयूज करेंगे। और इसके साथ साथ है ना, गवर्नमेंट कंट्री की टेरिटरी को भी प्रोटेक्ट करती है। मीन्स कंट्री की बाउंड्री को भी गवर्नमेंट मीन्स उसकी रक्षा करती है। टेरिटरी होता है क्षेत्र, तो गवर्नमेंट बहुत काम करती है। सो पीपल कैन फील सिक्योर। अगर गवर्नमेंट कंट्री की टेरिटरी की रक्षा करेगी तो सभी लोग सिक्योर फील करेंगे। मीन्स सभी के सभी लोग क्या होंगे, अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। गवर्नमेंट डू दिस ऑन द बिहाफ ऑफ देयर पीपल एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। गवर्नमेंट है ना, जो सारे काम करती है वो पीपल के बिहाफ पे करती है, लोगों के जगह पे करती है। और एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, क्योंकि गवर्नमेंट है ना एक्सरसाइज करते हैं लीडरशिप। मीन्स आपके जो गवर्नमेंट में जो लीडर होते हैं ना, वो लोगों के बिहाफ पे लोगों की पावर का यूज करते हैं, और वो लोगों के क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। टेकिंग डिसीजन, वो डिसीजन लेते हैं लोगों के बिहाफ पे, और उन डिसीजन को वो इंप्लीमेंट भी करते हैं। मीन्स डिसीजंस को लागू भी करते हैं अमंग ऑल द पीपल, सभी पीपल के लिए लिविंग इन देयर टेरिटरीज। जितने भी लोग टेरिटरीज के अंदर क्षेत्र में रहते हैं कंट्री के, सभी लोगों के लिए ये कंट्री के जो लीडर हैं वो रूल बनाते हैं, उनको इंप्लीमेंट करते हैं। तो अभी हम करते हैं गवर्नमेंट के लेवल के बारे में। गवर्नमेंट के लेवल के बारे में करने से पहले, लेवल्स के बारे में करने से पहले, हम अगला जो आपका ये करेंगे, कुछ एग्जांपल देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ अंडरटेकिंग्स हैं। यहाँ पे दो पिक्चर दिखाई गई हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग कौन कौन से हैं। सम एग्जांपल ऑफ द इंस्टीट्यूशंस दैट आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। कुछ इंस्टीट्यूशंस के एग्जांपल हैं जो कि गवर्नमेंट के पार्ट हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारी गवर्नमेंट का एक पार्ट है। उसके साथ साथ में जो इंडियन रेलवे है वो भी हमारी गवर्नमेंट का ही पार्ट है। और एक जो ऑयल की कंपनी है भारत पेट्रोलियम, वो भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है। तो ये ध्यान रखेंगे, गवर्नमेंट के कुछ अंडरटेकिंग्स हैं। उसके बाद में लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हम करते हैं। नाउ दैट यू नो दैट, अब आप जानते हैं कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर सो मेनी थिंग्स। आगे करते हैं हम इसको, सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट कितने डिफरेंट टाइप्स की चीजें करती है। कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेजेस टू डू ऑल दिस। क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट इतनी चीजों को मैनेज कैसे करती है। मीन्स इतने टाइप की चीजें गवर्नमेंट करती है, तो उनको किस तरीके से वो मैनेज कर पाती है या संभाल पाती है। द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स। तो स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं गवर्नमेंट के लेवल के बारे में। तो गवर्नमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, लोकल लेवल, स्टेट लेवल और उसके साथ साथ में नेशनल लेवल। लोकल लेवल की गवर्नमेंट 2 टाइप की होती है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट और रूरल लोकल गवर्नमेंट। अर्बन लोकल गवर्नमेंट में स्टूडेंट्स अर्बन एरिया को या सिटी को छोटे छोटे पार्ट्स में, मीन्स आपके छोटे छोटे वार्ड या मोहल्लों में बांट दिया जाता है, और सिटी के हर वार्ड से एक एमसी चूज किया जाता है जिसको म्युनिसिपल काउंसिलर कहते हैं, और पूरे शहर का होता है मेयर या म्युनिसिपल चेयरपर्सन। यदि छोटा शहर होगा तो उसका तो होगा म्युनिसिपल चेयरपर्सन, और बड़ा शहर होगा जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होगी, उस शहर का होगा आपके मेयर। उसी तरीके से जो रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है, विलेज की गवर्नमेंट बोलते हैं उसको। रूरल लोकल गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। जो ग्राम पंचायत होती है स्टूडेंट्स, वो एक विलेज की होती है या 2 या 3 विलेजेस की भी हो सकती है अगर विलेजेस छोटे हों। तो ग्राम पंचायत के अंदर जो चीफ होता है, ग्राम पंचायत का जो प्रेसिडेंट होता है, वो होता है सरपंच, और पूरे विलेज को छोटे छोटे वार्ड्स में
या मोहल्लों में डिवाइड कर दिया जाता है और हर मोहल्ले से एक पंच चुना जाता है। तो एक मोहल्ले का एक वार्ड का होता है पंच और पूरे गांव का होता है सरपंच। तो लोकल गवर्नमेंट मैंने बता दी, अर्बन लोकल गवर्नमेंट और रूरल लोकल गवर्नमेंट, इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे हम अच्छी तरीके से। तो आगे जो लोकल गवर्नमेंट से ऊपर वाला लेवल होता है वो होता है स्टेट लेवल का। जैसे हमारा हरियाणा एक स्टेट है और इसकी एक गवर्नमेंट है। और जो पूरी कंट्री की गवर्नमेंट होती है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं नेशनल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट भी कह देते हैं इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको बोल देते हैं। तो इसके कई नाम है नेशनल गवर्नमेंट के। तो 3 तरह की गवर्नमेंट होती है। द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज। लोकल गवर्नमेंट का या लोकल लेवल का मतलब है आपके विलेज की गवर्नमेंट, आपके टाउन की गवर्नमेंट या आपके लोकेलिटी की, आपके आसपास की जो लोकेलिटी है, मोहल्ला है, उसकी गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट पूरे एंटायर स्टेट को कवर करती है। जैसे हरियाणा की गवर्नमेंट होगी वो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट है, और असम की गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट जो होती है स्टूडेंट्स वो पूरी एंटायर कंट्री से रिलेट होती है। लेटर इन द बुक, बाद में इस बुक में यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल गवर्नमेंट फंक्शंस, आप पढ़ेंगे कि लोकल गवर्नमेंट काम कैसे करती है। एंड व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस, जब आप अगले कुछ क्लासेज में जाओगे तो आप लर्न करोगे कि गवर्नमेंट फंक्शन काम कैसे करती है स्टेट और सेंट्रल लेवल पे। तो ये इंडिया के जो 28 स्टेट्स हैं वो दिखाए गए हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज दिखाई गई हैं। ये मैप आप फिलअप करेंगे अपनी नोटबुक में। तो उसके बाद में हम देखते हैं स्टूडेंट्स लॉज एंड द गवर्नमेंट। तो जो लॉज होते हैं, कानून होते हैं, वो गवर्नमेंट से किस तरीके से रिलेटेड होते हैं। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज, गवर्नमेंट लॉज बनाती है, कानून बनाती है। एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री, और जो भी आदमी कंट्री में रहता है, हैज टू फॉलो दीज, इन रूल्स को फॉलो करना होता है, लॉज को फॉलो करना होता है। दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन, और लॉज ही एक ऐसा तरीका है, ऐसा वे है जिसके थ्रू गवर्नमेंट फंक्शन मीन्स काम कर सकती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजंस, सिमिलरली इट हैज द पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन। देखिए जिस तरीके से गवर्नमेंट के पास में डिसीजन बनाने की पावर होती है, उसी तरीके से इन डिसीजन को लागू करने की गवर्नमेंट के अंदर पावर होती है। तो अगर गवर्नमेंट डिसीजन को मेक मीन्स बना सकती है तो उनको गवर्नमेंट इन्फोर्स भी कर सकती है, लागू भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, देयर इज ए लॉ, एक कानून है दैट सेज दैट, जो कहता है कि ऑल पर्सन ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल मस्ट हैव ए लाइसेंस, कि जो भी आदमी मोटर व्हीकल चलाएगा या मोटरसाइकिल चलाएगा तो उसके पास में लाइसेंस होना चाहिए। वो गाड़ी भी हो सकती है, मोटरसाइकिल भी हो सकता है, कोई भी मोटर व्हीकल कोई भी आदमी चलाएगा तो उसके पास में क्या होना चाहिए, उसके पास में लाइसेंस होना चाहिए। एनी पर्सन, कोई भी आदमी, कोड ड्राइविंग, जो कि ड्राइविंग करता हुआ पकड़ा जाए बिना लाइसेंस के, उसको जेल हो सकती है और उसको है ना कुछ पैसे का फाइन भी लग सकता है। विदाउट दीज लॉज, तो इन लॉज के बिना गवर्नमेंट की जो पावर है ना वो ज्यादा यूज नहीं होगी। तो गवर्नमेंट है ना मींस लॉज के थ्रू ही, कानूनों के थ्रू ही अपनी पावर का यूज करती है। गवर्नमेंट लॉ बनाती है, उन लॉ को इन्फोर्स करती है और वही लॉ गवर्नमेंट को क्या देते हैं, ताकत देते हैं। इन एडिशन टू एनी एक्शन, कोई भी जब गवर्नमेंट एक्शन लेती है उसके साथ साथ है ना गवर्नमेंट कैन टेक, जो भी गवर्नमेंट एक्शन लेती है, देयर आर ऑल्सो स्टेप्स, कुछ स्टेप्स भी होते हैं दैट पीपल कैन टेक इफ दे फील दैट पर्टिकुलर लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड। देखिए यदि गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेती है तो मान लीजिए कोई भी स्टेप गवर्नमेंट लेती है लोगों के बारे में, तो है ना वो यदि स्टेप अच्छी तरीके से या लॉ अच्छी तरीके से फॉलो नहीं हो रहा पर्टिकुलर लॉ, तो लोग है ना आपके उसके बारे में आवाज भी उठा सकते हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट, देखिए इसको मैं दोबारा से करवाता हूं, इफ इन एडिशन टू एनी एक्शन, किसी भी एक्शन के साथ, मीन्स आपके इसके साथ ही कोई भी एक्शन दैट गवर्नमेंट कैन टेक, जो कि गवर्नमेंट ले सकती है, मीन्स गवर्नमेंट कोई भी एक्शन ले सकती है। देयर आर ऑल्सो स्टेप्स, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स भी हैं दैट पीपल कैन टेक, जो कि लोग ले सकते हैं। मीन गवर्नमेंट अगर एक्शन ले सकती है तो लोग भी गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। यदि लोग ये फील करते हैं कि कोई पर्टिकुलर लॉ फॉलो नहीं हो रहा हो, यदि गवर्नमेंट किसी लॉ को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रही है,
और लोग ये फील कर रहे हैं कि ये लॉ सही तरीके से फॉलो नहीं हो रहा, तो लोग भी गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। इफ ए पर्सन फील्स, यदि कोई आदमी फील करता है, महसूस करता है, फॉर एग्जाम्पल दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर ए जॉब, कि उनको इस जॉब के लिए इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उनकी रिलीजन और कास्ट की वजह से। यदि कोई आदमी ये महसूस करता है कि उनको इस जॉब पे इसलिए नहीं लगाया, उनके किस लिए, क्योंकि है ना लोग उनकी कास्ट या रिलीजन से हेट्रेड करते हैं, नफरत करते हैं, कोई ये समझे कि मेरे रिलीजन या कास्ट की वजह से मेरे को जॉब नहीं मिली, ही और शी में अप्रोच द कोर्ट, वो कोर्ट में जा सकता है और क्लेम कर सकता है कि ये लॉ फॉलो नहीं हो रहा। तो द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स, तो कोर्ट है ना आपके गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकता है कि व्हाट शुड बी डन, कि क्या करना चाहिए। तो हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर एंड टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉ, गवर्नमेंट को डिसीजन लेने की और लॉ को इन्फोर्स करने की, मीन्स लागू करने की पावर कौन देता है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन अ कंट्री, मीन्स गवर्नमेंट की पावर और लॉ को इन्फोर्स करने की जो गवर्नमेंट की ताकत है, वो चीजें डिपेंड करती है कि उस कंट्री के अंदर गवर्नमेंट के टाइप्स कितने हैं। तो इसके बारे में नेक्स्ट पेज पे करेंगे हम। इन ए डेमोक्रेसी, एक मिनट रुकिए, हाँ यहां पे आ गए। इन ए डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी के अंदर इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर, तो गवर्नमेंट को डिसीजन लेने की या लॉ को इन्फोर्स करने की जो पावर है डेमोक्रेसी के अंदर, वो कौन देते हैं? पीपल। तो गवर्नमेंट को पावर देने का काम डेमोक्रेसी के अंदर लोग करते हैं। दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस, इलेक्शंस के थ्रू लोग गवर्नमेंट को पावर देते हैं। इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन, और इलेक्शन में लोग एक पर्टिकुलर पर्सन को वोट देते हैं और उस पर्सन को लोग इलेक्ट करते हैं। वंस इलेक्टेड, एक बार जब वो व्यक्ति इलेक्ट हो जाता है, दीज पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट, मीन्स लोग जिन पर्सन्स को चूज करते हैं वोटिंग के थ्रू, वो पर्सन्स व्यक्ति क्या बनाते हैं बाद में, फिर वो बनाते हैं गवर्नमेंट। इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। देखिए डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट के पास में पावर होती है कि वो अपने एक्सप्लेन करे और वो ऐसे डिसीजन ले कि उसके डिसीजन लोगों को डिफेंड करे, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर लोगों का रूल होता है और गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी तो गवर्नमेंट ऐसे डिसीजन ले कि वो डिसीजंस लोगों को डिफेंड करें, उनकी रक्षा करें, मीन्स लोगों के खिलाफ कोई भी डिसीजन डेमोक्रेसी में नहीं लेना चाहिए। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की, देखिए जो दूसरी गवर्नमेंट की फॉर्म है वो होती है मोनार्की। डेमोक्रेसी तो पीपल का रूल होता है, लोगों का रूल होता है, लेकिन जो मोनार्की होती है, मीन्स मोनार्की के अंदर किसका रूल होता है? किंग का रूल होता है। देखिए द मोनार्क, किंग और क्वीन, मीन्स मोनार्की वो होती है इसमें किंग या क्वीन का रूल होता है। मोनार्क कोई भी हो सकता है, वो किंग भी हो सकता है और क्वीन भी हो सकती है। और मोनार्की के अंदर डिसीजन लेने की पावर और गवर्नमेंट को रन मीन चलाने की पावर किसके पास होती है? किंग या क्वीन के पास में होती है, और किंग या क्वीन को हम बोलेंगे मोनार्क। मोनार्क जो होता है उसके पास में एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है, और उसी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में, लोगों के छोटे से ग्रुप के साथ में मोनार्क डिस्कस करता है अनेक मैटर्स पे, लेकिन डिस्कस करने के बाद जो फाइनल डिसीजन है पावर का वो किसके पास में रहता है? मोनार्क के पास में। हालांकि मोनार्क डिस्कस तो करता है हर मैटर पे अपने ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में, लेकिन वो डिसीजन, फाइनल डिसीजन अंत में मोनार्क ही लेता है। अनलाइक इन ए डेमोक्रेसी, इसके विपरीत डेमोक्रेसी के अंदर किंग्स और क्वीन एक्सप्लेन नहीं करेंगे एक्शंस को, कामों को, और डिसीजन को भी वो डिफेंड नहीं करेंगे, मीन्स डिसीजन वो अपने हाथ में नहीं लेंगे। डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो किसके पास होती है? लोगों के पास में होती है। अभी हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी होती है? मीन्स जिस गवर्नमेंट को पीपल चुनते हैं, लोग चूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंडिया एक डेमोक्रेसी है। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल।
तो हमें जो डेमोक्रेसी मिली है मीन्स हमारे पास में आज एक अचीवमेंट है, उपलब्धि है, और वो हमारी उपलब्धि क्या है कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी की जो अचीवमेंट या उपलब्धि हमारे को जो मिली है वो लोगों के बहुत ही इवेंटफुल और लॉन्ग स्ट्रगल की वजह से मिली है। मीन लोगों ने हर मौके पे और हर टाइम पे स्ट्रगल किया है और लंबे टाइम तक स्ट्रगल किया है, इसी वजह से हमारे को क्या मिली है, डेमोक्रेसी मिली है, या हमारी कंट्री में आज डेमोक्रेसी है। देयर आर अदर प्लेसेज इन वर्ल्ड, और भी कुछ दूसरे प्लेसेज या स्थान है वर्ल्ड में जहां पे लोगों ने स्ट्रगल किया टू हैव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए मीन्स अपना खुद का रूल लाने के लिए लोगों ने वर्ल्ड के अलग पार्ट में भी स्टडी मीन्स आपके क्या किया है, स्ट्रगल किया है। यू नो हाउ द मेन फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी इज दैट पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर। देखिए आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी की जो मेन फीचर है मीन्स जो मुख्य विशेषता क्या है डेमोक्रेसी की, कि यहाँ पे पीपल को मीन्स लोगों को पावर होती है, लोगों के पास में एक ताकत होती है, शक्ति होती है क्या करने की, अपने लीडर्स को इलेक्ट करने की। सो इन ए सेंस ए डेमोक्रेसी इज ए रूल बाय द पीपल। यदि हम एक सेंस के हिसाब से बोलें तो डेमोक्रेसी क्या है, रूल बाय पीपल। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो लोगों के रूल को ही क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। तो बेसिक आइडिया डेमोक्रेसी के पीछे क्या है कि जो पीपल है वो खुद रूल करते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर खुद पार्टिसिपेट करते हैं इन रूल्स को मेकिंग मीन बनाने में। जो भी रूल बनाए जाते हैं डेमोक्रेसी के अंदर वो है ना, रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो वो किसके हिसाब से बनते हैं, लोगों के हिसाब से बनते हैं, और लोग ही रूल करते हैं, चाहे अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही बेशक करते हो, लेकिन डेमोक्रेसी में लोग ही रूल करते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारी इन अवर टाइम्स, जो हमारा जो टाइम है आज का, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसके अंदर उसको रेफर करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री के अंदर। तो हमारी कंट्री के अंदर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या किसी भी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहेंगे। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू या अपने लीडर्स के थ्रू रूल करते हैं। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, इंस्टेड इसके बजाय वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं इलेक्शन की प्रोसेस के थ्रू, और इलेक्शन की प्रोसेस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके फिर वो रूल करते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट, या रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं एंड मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, और पूरी पॉपुलेशन के लिए क्या करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं जो लीडर्स होते हैं। These days a government cannot call itself democratic, तो आजकल है ना कोई भी गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकती अनलेस जब तक इट अलाउस व्हाट इज नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मींस जब तक कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को अलाउ नहीं करेगी, जब तक है ना वो कोई भी कंट्री अपने आप को आपके डेमोक्रेटिक नहीं कह सकती जब तक वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग है कि आपके हर एक अडल्ट को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, किसी की कास्ट नहीं देखी जाती, किसी का जेंडर नहीं देखा जाता, और है ना सभी को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वोटिंग का अधिकार मिलता है। जैसे हमारी कंट्री के अंदर अडल्ट्स की एज कितनी है, 18 ईयर। तो स्टूडेंट्स कल हमने पढ़ा था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में, ओके, यूएएफ। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एक ऐसा सिस्टम होता है वोटिंग का जिसमें हर अडल्ट को वोटिंग राइट दिया जाता है, उसका जेंडर नहीं देखा जाता, उसकी कास्ट नहीं देखी जाती, उसका जो सोशल बैकग्राउंड है वो भी नहीं देखा जाता। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में हर अडल्ट को वोटिंग राइट होता है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग होता है राइट टू वोट फॉर एवरीवन। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हर कंट्री के अंदर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो नहीं किया जाता। कैन यू बिलीव दैट, क्या आप विश्वास कर सकते हैं, देयर वॉज ए टाइम व्हेन गवर्नमेंट्स डिड नॉट अलाउ वीमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। एक ऐसा टाइम भी था, यदि हम 100 ईयर्स या 200 ईयर्स पहले की बात करें, 100-200 साल पहले की हम बात करें, तो जो 100-200 साल पहले या कुछ टाइम पहले जो सरकारें होती थी वो सरकारें सभी विमेन को और पुअर को वोट डालने का अधिकार नहीं देती थी, मीन्स सभी को वोटिंग राइट
नहीं दिया जाता था। सिर्फ है ना जो अमीर लोग होते थे, रिच होते थे या प्रॉपर्टी होल्डर होते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी या पैसा होता था, उनको ही वोटिंग राइट दिया जाता था। इन द अर्लीस्ट फॉर्म्स, अपने शुरुआती रूप में गवर्नमेंट्स अलाउड ओनली मैन हु ओन्ड प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट। तो मैंने अभी बताया था कि अपनी अर्लीस्ट फॉर्म में, अर्लीस्ट क्या होता है, शुरुआती, जो शुरुआती सरकारें थी वो सरकारें सिर्फ ओनली मैन, उन्हीं मैन को, विमेन को नहीं, मैन को, उन्हीं मैन को वोट देती थी वो सरकारें जो जिन मैन के पास में प्रॉपर्टी होती थी, मींस पैसा होता था, या उनके पास में जमीन जायदाद स्टेट होता था और वो एजुकेटेड होते थे। तो शुरुआत में जब वोटिंग राइट दिया जाता था शुरुआती सरकारों के द्वारा, वो सिर्फ एजुकेटेड और प्रॉपर्टी होल्डर को दिया जाता था। जैसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुई, आप उसको 9th क्लास में पढ़ेंगे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले नहीं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, कुछ टाइम के बाद भी, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले तो वोटिंग राइट का सिस्टम था ही नहीं किसी को। लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई 1789 में, वहां पे एक नेशनल असेंबली थी, उसका रूल आ गया। तो नेशनल असेंबली ने सिर्फ प्रॉपर्टी होल्डर को वोट दिया और किसी दूसरे व्यक्ति को वोट नहीं दिया। तो ये शुरुआती जो सरकारें थी वो प्रॉपर्टी वालों को और एजुकेटेड लोगों को ही वोटिंग राइट देती थी। दिस मेंट दैट, इसका मतलब ये था कि विमेन, पुअर और प्रॉपर्टी लेस, की जो महिलाएं हैं, जो पुअर गरीब हैं और प्रॉपर्टी लेस हैं, जिनके पास में प्रॉपर्टी नहीं है और अनएजुकेटेड हैं, उनको वोटिंग राइट नहीं था। द कंट्री वॉज गवर्न्ड बाई रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट दीज फ्यू मैन मेड। तो कंट्री के अंदर रूल और रेगुलेशन तो होते थे, लेकिन इन रूल और रेगुलेशन को कुछ ही आदमी, फ्यू होता है कुछ ही आदमी बनाते थे। मीन्स सारे, आज तो है ना रूल रेगुलेशन बनाने का अधिकार हर आदमी को है, हर आदमी डिसीजन मेकिंग में और गवर्नमेंट्स की पॉलिसी में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन आज से 100 या 200 ईयर्स एगो, 100-200 साल पहले, सिर्फ उन्हीं फ्यू मैंस को डिसीजन लेने का अधिकार था जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, पावर होती थी। इंडिया के अंदर बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले, आजादी से पहले, ओनली ए स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट। सिर्फ एक माइनॉरिटी होता है बच्चों जिसकी संख्या कम होती है, जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो मेजोरिटी में आएगा और जिसकी संख्या कम होगी वो आएगा माइनॉरिटी में। इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले, मींस आजादी से पहले, हमें कब फ्रीडम मिली, 1947 में, उससे पहले एक छोटी सी माइनॉरिटी को ही वोटिंग राइट था। Therefore came together to determine the fate of the majority। और जो माइनॉरिटी के लोग थे ना, उनको वोटिंग राइट था, थोड़े लोगों को वोटिंग राइट था, और वही लोग है ना इकट्ठे होकर के, कुछ लोग माइनॉरिटी वाले लोग थे ना जिनको वोटिंग राइट था, वही कुछ लोग मेजोरिटी ऑफ पीपल का फेट डिटरमाइन करते थे। मींस बहुत बड़ी संख्या में लोगों का वो भाग्य तय करते थे। मींस वोटिंग राइट किसको मिला, माइनॉरिटी को, थोड़े लोगों को मिला वोटिंग राइट, और वही थोड़े लोग कंट्री के सर्वे सर्वा बन जाते थे, कंट्री में लीडर बन जाते थे, और मेजोरिटी ऑफ पीपल का, मींस ज्यादा लोगों का वही फेट डिटरमाइन करते थे, उनका भाग्य या उनका फॉर्चून वही तय करते थे। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड डिमांडेड दैट ऑल अडल्ट्स हैव द राइट टू वोट। देखिए, अनेक पीपल, अनेक लोग, और उन अनेक लोगों में महात्मा गांधी भी शामिल थे। महात्मा गांधी इस चीज से काफी शॉक्ड थे, आश्चर्यचकित थे कि जो अनफेयरनेस है, मीन्स आपके गलत चीजें हैं जो, उनको खत्म किया जाना चाहिए, इन गलत चीजों से शॉक्ड थे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने डिमांड की कि सभी अडल्ट को वोटिंग राइट मिलना चाहिए, कुछ माइनॉरिटी ग्रुप को या थोड़े से लोगों को वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि यही लोग मेजोरिटी ऑफ पीपल का, ज्यादातर लोगों का फेट डिटरमाइन करें, उनका भाग्य तय करें या उनकी जगह पे डिसीजन लें। दिस इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो महात्मा गांधी ने डिमांड की कि हर आदमी को, चाहे उसके पास प्रॉपर्टी है चाहे नहीं है, चाहे अमीर है गरीब है,
एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, चाहे उसके पास प्रॉपर्टी है नहीं है, चाहे उसका जेंडर कोई भी है, उसका कास्ट रिलीजन कुछ भी है, हर आदमी को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि जब सभी को वोटिंग राइट मिलेगा तो उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। राइटिंग इन द जनरल यंग इंडिया इन 1931, यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यंग इंडिया जो जर्नल थी, पत्रिका थी, या वो किसने निकाला यंग इंडिया पत्रिका को? वो 1931 में महात्मा गांधी ने किया, वो निकाली थी। यंग इंडिया किसने निकाली? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में 1931 में क्या लिखा? I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote, but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who works honestly by the sweat of his broad day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man। देखिए, महात्मा गांधी के ये कोटेशन है, ऐसी कोटेशन कभी आ जाती हैं पेपर में, तो ये कोटेशन याद रखें कि ये बात किसने कही, आई कांट बियर पॉसिबली। बस महात्मा गांधी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं इस आइडिया से सहमत नहीं हूं कि है ना, प्रॉपर्टी वालों को वोटिंग राइट होना चाहिए, और एक आदमी जिसका करेक्टर अच्छा है उसको वोटिंग राइट नहीं है। हालांकि वो आदमी वेल्दी नहीं है, अमीर नहीं है, उसके पास में लिटरेसी भी नहीं है, लेकिन एक आदमी जिसके पास पैसा है, चाहे उसके पास करेक्टर भी नहीं है, उसको तो वोटिंग राइट दे दिया गया। लेकिन एक ऐसा आदमी जिसके पास अच्छा करेक्टर है लेकिन उसके पास पैसा और एजुकेशन नहीं है, उस आदमी को वोटिंग राइट नहीं दिया गया। क्रिमिनल को वोटिंग राइट आप दे देते हैं, लेकिन जिस पुअर आदमी ने कोई क्राइम नहीं किया उसको वोटिंग राइट आप नहीं देते। तो महात्मा गांधी की ये कोटेशन याद रखें, और ये उन्होंने अपनी यंग इंडिया मैगजीन में लिखी थी। तो आपका ये चैप्टर खत्म होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा सिर्फ एक पैसेज बच गया पीछे, जो कि हम एक वर्ल्ड के एक पार्ट से करेंगे कि वर्ल्ड के एक पार्ट में भी वोटिंग राइट के लिए काफी स्ट्रगल्स हुए, और विमेन ने भी स्ट्रगल किए, और जो पुअर थे, अनएजुकेटेड थे, जिनको वोटिंग राइट नहीं था, उन्होंने भी वोटिंग राइट लेने के लिए स्ट्रगल किए। हमारी कंट्री के अंदर देखिए, जो अडल्ट की एज है वो 18 ईयर है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। नाउ वेयर ए वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट विलिंगली शेयर्ड पावर। देखिए यहां पे दे रखा है ऑल ओवर द यूरोप, यहां से बात करेंगे हम, और कोई ऑल ओवर यूरोप एंड एशिया, ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए, पूरे यूरोप और यूएसए में, यूरोप आपको पता है कॉन्टिनेंट है, और जो यूएसए है, यूएसए वो नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि 13 छोटे छोटे स्टेट, 13 स्टेट्स थे, तो ब्रिटेन के गुलाम थे, और वो जब 13 स्टेट्स आजाद हुए थे तो वो 13 स्टेट्स यूनाइट हो गए थे, और उन्हीं 13 स्टेट्स के यूनाइट होने से या इकट्ठा होने से जो कंट्री बनी उसको हम बोलेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएसए सबसे पावरफुल कंट्री माना जाता है वर्ल्ड का, और यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन तो सिटी है, और डीसी का मीनिंग होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो यूएसए काफी बड़ी डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, वहां पे भी विमेन को वोटिंग राइट नहीं था। इसके साथ साथ यूएसए के अंदर ब्लैक लोगों को भी वोटिंग राइट नहीं था, और यूरोप में भी काफी स्ट्रगल किए विमेन ने, पुअर पीपल ने वोटिंग राइट के लिए, और उन्होंने कहा कि उन्होंने फाइट की, लोगों ने स्ट्रगल किया कि हमारा भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हमारे को भी गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने का, भागीदारी करने का मौका मिलना चाहिए, और हम भी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बने। तो विमेन स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ध्यान रखेंगे, जो वोटिंग राइट लेने के लिए महिलाओं का जो स्ट्रगल था, जो संघर्ष था, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान काफी ज्यादा मजबूत हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान महिलाओं ने वोटिंग राइट के लिए अपने मूवमेंट्स को, अपने आंदोलनों को और भी ज्यादा तेज कर दिया। इन मूवमेंट को बोलते हैं वुमेन सफरेज मूवमेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सफरेज मूवमेंट क्या था? जो मूवमेंट विमेन ने चलाया था ना वोटिंग राइट लेने के लिए, उसी को बोलते हैं सफरेज
सफरेज मूवमेंट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अलग कंसेप्ट है और सफरेज मूवमेंट स्टूडेंट्स एक अलग कंसेप्ट है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है जो, उसमें बात की जाती है हर ग्रुप ऑफ पीपल को वोटिंग राइट की। मींस चाहे जेंडर कोई भी है, महिला है या पुरुष है, या आपके किसी कोई भी रिलीजन है, कास्ट है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में ये कहा जाता है कि सभी को वोटिंग राइट मिले, चाहे किसी भी आदमी का इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी हो, उसका जेंडर, रिलीजन, कास्ट कुछ भी हो, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल से वो बिलोंग करता हो, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में सभी को वोटिंग राइट, सभी अडल्ट्स को, अडल्ट कौन होते हैं, एक एज डिसाइड कर दी जाती है वोटिंग राइट की हर कंट्री में, तो वो क्या बन जाता है, अडल्ट। जैसे हमारी कंट्री में अडल्ट की एज कितनी है, 18, मींस जो अडल्ट हो गया उसको वोटिंग राइट मिल जाएगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, और सफरेज मूवमेंट की हम बात करते हैं, सफरेज मूवमेंट वो था जो विमेन ने चलाया था ना वोटिंग राइट लेने के लिए, उसको बोलते हैं सफरेज मूवमेंट। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में तो सभी लोगों के वोटिंग राइट की बात थी, चाहे वो पुअर हो, चाहे किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, कोई भी उनका जेंडर हो। लेकिन जो सफरेज मूवमेंट चलाया था वो महिलाओं ने चलाया था अपने अधिकारों के लिए, और उनका एक अधिकार जो वो मांग रही थी वो अधिकार था उनका वोटिंग राइट का। तो ये देखिए, यूजुअली मीन्स टर्म सफरेज मीन्स राइट टू वोट। ड्यूरिंग द वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा नहीं बताया, तो इसमें आपको मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की नॉलेज भी दे देता हूं, आपके काफी काम आएगी 8th क्लास में, 9th में, 10th में, चलता ही रहेगा। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था स्टूडेंट्स, वो लड़ा गया था 1914 से लेकर के 1918 तक लड़ा गया था, 1918 तक, तो 4 ईयर लड़ा गया। यही वर्ल्ड वॉर मेनली यूरोप में लड़ा गया था। मैं वर्ल्ड का मैप आपको करवाऊंगा तो उसमें आपके सारी चीजें आ जाएंगी। एक मैं आपकी वीडियो वर्ल्ड के मैप की और इंडिया के मैप की भी बनाऊंगा, उसमें वर्ल्ड के मैप में वर्ल्ड की कंट्रीज कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग और उनकी कैपिटल्स करवाई जाएंगी, और इंडिया के मैप में इंडियन स्टेट्स, उनकी कैपिटल, यूनियन टेरिटरीज करवाई जाएंगी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टूडेंट्स मींस वर्ल्ड की कंट्रीज के बीच में जो वॉर हुआ था, अलग अलग कंट्री, बहुत वर्ल्ड की कई कंट्रीज के बीच में जो वॉर हुआ था उसी को बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1914 से 1918 तक ये चला, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स 1 अगस्त को, तो इसका ध्यान रखेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टूडेंट्स 2 ग्रुप थे कंट्रीज के, उनके बीच में लड़ा गया था। एक ग्रुप को तो हम बोलेंगे सेंट्रल पावर्स बोलेंगे हम, और दूसरे ग्रुप को बोलेंगे हम अलाइड पावर। जो सेंट्रल पावर्स थी स्टूडेंट्स, सेंट्रल पावर्स में थी गेट, मीन जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की। टर्की नाम का एक कंट्री था जिसको ओटोमन एम्पायर भी बोला जाता है। और जो सेकंड पावर थी स्टूडेंट्स उसको बोलेंगे हम बर्फी, BURFI। बर्फी में कौन कौन सी कंट्री आ गई स्टूडेंट्स, बर्फी के अंदर आती हैं, बर्फी में आती हैं ब्रिटेन, US, रशिया, फ्रांस, ये कंट्री आती हैं। तो बर्फी के बीच में और गेट्स के बीच में लड़ा गया था, लेकिन जो बर्फी थी जिनको हम अलाइड पावर कहते हैं वो विक्टोरियस पावर थी, उनको जीत मिली थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ड्यूरिंग द वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मैनी मैन वर अवे फाइटिंग, मींस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अनेक आदमी फाइटिंग के लिए गए हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से वुमेन को वर्क करने के लिए बाहर बुलाया गया, जो काम पहले मैन करते थे। मींस मैन तो चले गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन अब फैक्ट्रीज के अंदर काम करने वाला कोई नहीं था, पब्लिक लाइफ में काम करने वाला कोई नहीं था, जो बाहर की लाइफ होती है। तो मैन जब वॉर में लड़ने के लिए चले गए, तो जो मैन के काम होते थे पहले, जैसे फैक्ट्री में काम करना, पब्लिक लाइफ में कुछ ना कुछ काम करना, तो ये सारे विमेन करने लग गई। मैनी विमेन बिगन ऑर्गेनाइजिंग, और अनेक महिलाएं ऑर्गेनाइज होने लग गई, संगठित होने लग गई, अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाने लग गई। एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, और वो अलग अलग टाइप के वर्क भी मैनेज करने लग गई। व्हेन पीपल सो दिस, जब लोगों ने देखा, दे वंडर, वो आश्चर्यचकित हो गए, व्हाई दे हैड क्रिएटेड सो मेनी अनफेयर स्टीरियोटाइप, और लोगों के माइंड में अनेक टाइप की स्टीरियोटाइप आ गई, अनुचित स्टीरियोटाइप आ गई। अनफेयर स्टीरियोटाइप का मीनिंग हो गया अनुचित स्टीरियोटाइप आ गई महिलाओं के बारे में, विमेन के बारे में। और लोग ये कहने लगे कि महिलाएं किस चीज के लिए कैपेबल हैं और क्या कर रही हैं।
मीन्स महिलाओं के बारे में एक ही दृष्टि से सोचने लग गए बहुत से आदमी जब महिलाओं ने स्ट्रगल किया अपने वोटिंग राइट के लिए। सो वीमेन बिगन टू सीन एज बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन। तो वीमेन भी है ना आपके अपने आप को ये देखने लग गई कि वो भी है ना इक्वली कैपेबल है डिसीजन लेने के, मैन के समान है, वो भी डिसीजन ले सकती हैं। तो देखिए जो सफरजेट मूवमेंट्स हैं उन्होंने डिमांड की राइट टू वोट की, किसके लिए? सभी वीमेन के लिए। तो सफरजेट मूवमेंट वही था जो वीमेन को वोटिंग राइट देना चाहता था, या जिस मूवमेंट के दौरान वीमेन को वोटिंग राइट देने की पैरवी की गई उसी को बोलेंगे सफरजेट मूवमेंट्स। टू गेट देयर डिमांड हर्ड दे चेंज्ड themselves to the rallying in the public places। मैं एक बार फिर बताता हूं आपको ये चीजें। तो देखिए महिलाओं की जो सफरजेट मूवमेंट की डिमांड थी वो थी कि सभी महिलाओं को वोटिंग राइट मिलना चाहिए, और महिलाओं ने अपनी डिमांड को गेट करने के लिए, पूरा करवाने के लिए, ताकि उनकी डिमांड को सुना जाए, अपने आप को एक श्रृंखला में श्रृंखलाबद्ध कर लिया और पब्लिक प्लेसेस पे वो रैलिंग करने लग गई, मीन्स गैदर होने लग गई, रेलिंग करने लग गई पब्लिक प्लेसेस पे वो। और अनेक जो सफरजेट्स थी, मीन महिलाएं जो वोटिंग राइट के लिए स्ट्रगल कर रही थी, उनको जेल में डाल दिया गया। अनेक महिलाएं हंगर स्ट्राइक पे चली गई, लेकिन उनको जबरदस्ती फेड किया गया, मीन्स जबरदस्ती उनको खिलाया गया। और अंत में जो महिलाओं ने स्ट्रगल किया, देखिए जब आप स्ट्रगल करते रहते हैं तो अंत में आपको कामयाबी मिलती ही है। तो अमेरिका के अंदर महिलाओं को राइट टू वोट मिल गया 1920 में, और यूके के अंदर महिलाओं को वोटिंग राइट मिल गया 1928 में। तो महिलाओं ने स्ट्रगल किया तो महिलाएं अपना अधिकार लेने में कामयाब हुई। लेकिन आज भी वर्ल्ड के बहुत ऐसे प्लेसेस हैं स्टूडेंट्स जहां पे महिलाएं वोटिंग राइट के लिए, इक्वल राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रही है और उनको उनके अधिकार आज भी नहीं मिले हैं। लेकिन फिर भी जिन महिलाओं ने स्ट्रगल किया और जिन कंट्रीज के अंदर अवेयर लोग थे उन्होंने महिलाओं को उनका अधिकार भी